इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार साथियों, आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल आप सभी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आरती और मैं अमित तेवतिया। जी बिल्कुल, देखिए कार्यक्रम किसान की बात जब लेकर आते हैं आप सभी के लिए, तो उसमें कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो आपकी खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इस वक्त पे यानी कि समसामयिक समय पे आप उसको इस्तेमाल में ला के जो भी हम आपको जानकारी देते हैं, अपनी खेती को काफ़ी उन्नत दिशा दिखा सकते हैं हमारे विशेषज्ञों के बताए गए मार्गदर्शन से। बिल्कुल आरती, आपने सही कहा कि जब बात आती है एक सही दिशा की, तो सही दिशा में हमें देखना है कि हम अपने स्वास्थ्य के साथ साथ यदि अपनी खेती बाड़ी, अपनी मृदा के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं हम उत्पादन भी अच्छा लेंगे, लागत भी कम होगी और हमारे किसान भाई बहनों को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए किसान भाई बहनों को लाभ मिलना ये एक बहुत बड़ी एक अच्छी बात है, जो कि हम सभी चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ताकि किसान आत्मनिर्भर जो हम कहते हैं बनना चाहिए, वो उसके लिए सहायक होता है। साथियों, तो कार्यक्रम किसान की बात में आज जो हम बात करने वाले वो बता देते हैं आपको, फसलों के लिए उपयुक्त जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण घटक होते हैं किसी भी खेती के लिए। और इस विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीमा सांगवान। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हमारे सभी किसान भाई बहन जानते हैं कि वही कार्यक्रम में जब बात होती है विशेषज्ञ से, डॉक्टर से और वैज्ञानिकों से, तो इन देश के बेटों के जो अनुभव हैं, बेटियों का जो अनुसंधान है, जब वो खेत तक पहुंचता है तो खेत खलियान तो खिलखिलाता ही है, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, हम आगे बढ़ते हैं। और अपने किसान की बात कार्यक्रम में हम अपने किसान भाइयों को भी तो शामिल करते हैं आरती। जी बिल्कुल, देखिए उनका शामिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से प्रश्न होते हैं जो उनके मन में होते हैं, जहन में होते हैं, और वो चाहते हैं कि जब हम कोई विषय लेकर आए हैं तो उसकी जानकारी के साथ साथ जो उससे जुड़ी अगर कोई परेशानी है, कोई दुविधा है, तो उसका हल भी उन तक पहुंचा दिया जाए। तो साथियों, आज भी आपके लिए हम 2 लाइंस लेकर आए हैं, फ़ोन नंबर्स, जिसके माध्यम से आप सीधे हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और डॉक्टर साहिबा से बात कर सकते हैं। हमारा पहला फ़ोन नंबर है 01 दिल्ली का STD कोड है, ये ज़रूर डायल कीजिएगा आप। और इस अगर दिल्ली से बाहर से बात कर रहे हैं या फिर फ़ोन नंबर से आप कॉल कर रहे हैं अपने फ़ोन से, तो 01 दिल्ली का STD कोड डायल कीजिएगा। इसके बाद नंबर नोट करिए आप 234210 ठीक, ये एक फ़ोन नंबर है। एक और फ़ोन नंबर है 23421083। आप इस पे कॉल कर सकते हैं और सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कार्यक्रम किसान की बात में, जिसमें डॉक्टर सीमा सांगवान आपको देंगे आपके जो भी सवाल रहेंगे आज के विषय से जुड़े हुए, उस विषय पर आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। तो डॉक्टर साहिबा, जब तक आ रहे हैं हमारे लिसनर्स के कॉल आना शुरू होते हैं, हमारे किसान मित्रों के, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आज हम बात कर रहे हैं कि फसलों के लिए उपयुक्त जैव उर्वरक क्या है, जैव कीटनाशक, ये सारे विषय पे बात करने वाले। तो सबसे पहले जैव उर्वरक, इसी विषय को हम लेकर चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि आखिर ये है क्या और हमारे किसान मित्र इससे क्या समझे। जी हाँ, मैं ज़रूर अपने किसान भाइयों को यही बताना चाहूँगी। सबसे पहले शुरुआत मेरी इसी बात से होगी कि हम जो रिसर्च करते हैं, तो वो जब तक हमारे किसान भाइयों तक नहीं पहुंच रही है तो उसका कोई फायदा नहीं है। उनका हमारा उद्देश्य ही सब कुछ काम करने का यही है कि हम उनको समझा सके कि हम क्या नया कर रहे हैं और उनके उत्थान में वो मदद करें। तो सबसे पहले जैव उर्वरक के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी, जो आज का टॉपिक है कि जैव उर्वरक क्या होते हैं। ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसमें सूक्ष्म जीव होते हैं और ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। अगर हम इन जैव उर्वरक को मिट्टी में डालते हैं, अपनी फसलों में डालते हैं, तो ये उसकी उर्वरा शक्ति तो बढ़ाएंगे ही, उस पौधे को जो भी उसमें पनपेगा, जो भी फसल उसमें पनपेगी, वो स्वस्थ होगी और उसमें वो जो सारे पोषक तत्व जो उसकी ज़रूरत है, जैसे कि एक शरीर को बनते हुए ज़रूरत होती है खाने की, एक अच्छे खाने की, जिससे वो पूरा बढ़ता है, अच्छे से बढ़ता है, इसी तरह पौधे में भी पोषक तत्वों की ज़रूरत है। ये सब पोषक तत्व वो मिट्टी से लेता है। लेकिन अगर उसी मिट्टी की उर्वरा शक्ति स्ट्रांग नहीं है, अगर वो स्थायी नहीं है, तो वो नहीं पन पाएगा। इसी के रिप्लेसमेंट के लिए हम बहुत सारे केमिकल डाल देते हैं, बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर, जिसको रासायनिक खाद भी बोलते हैं, वो डाला जाता है। लेकिन उसका विकल्प हमारे पास है, क्योंकि अब शायद हमारे सभी किसान भाई सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि रासायनिक ये उर्वरक यूज करके क्या नुकसान हो रहा है, कितनी हमारी जो पीढ़ियां हैं वो बीमारियों का शिकार हो रही हैं। तो इसलिए धीरे धीरे जरूरत है कि हम उस रासायनिक को छोड़कर जैव उर्वरक की तरफ बढ़े। ये ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो
ये सारे पोषक तत्व जो कि रासायनिक से जा रहे थे वो इनको देने में काबिल हैं, और इनको डालेंगे तो वो सब बहुत अच्छे से उस फसल के लिए काम करेंगे। बिल्कुल, यानी कि आपने बता दिया कि जो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग हमारे किसान भाई बहन खेती में कर रहे हैं वो ना केवल मानव स्वास्थ्य के लिए अपितु पर्यावरण को देखें, मृदा को देखें, जी हाँ, कहीं ना कहीं किसी प्रकार से हानि ही पहुंचा रहा है। बिल्कुल। तो उसी का विकल्प है जैव उर्वरक। अब डॉक्टर साहब बात आती है कि जो जैव उर्वरक ये कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के? जी हाँ, अब हम इसी पे शोध करते हैं तो मैं आपको समझाऊंगी कि जैव उर्वरक हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स बने हैं। अब अगर हमारी मिट्टी में जिस चीज की भी जरूरत है, मतलब पोषक तत्व बहुत सारे हैं, जिस पोषक तत्व की जरूरत है उसके हिसाब से जैव उर्वरक बना हुआ है। जैसे कि अगर उसमें नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन के लिए हमारे पास है राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरलम है। इसी तरह अगर फास्फोरस की कमी है हमारी मिट्टी में, जो जांच के बाद ही पता चलता है कि किस चीज की कमी है, उसके बाद हम देख सकते हैं उसके लिए फॉस्फेट सोल्यूबलाइजर है। ऐसी पोटाश की कमी है तो पोटाश सोल्यूबलाइजर है। इसी तरह से मेजर, ये तो मेजर पोषक तत्व हैं। इसी तरह कुछ माइनर भी हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए लेकिन चाहिए जरूर उस पौधे को बढ़ने के लिए या उस फसल को पनपने के लिए, तो उसके लिए भी सारे जैव उर्वरक हैं। जिंक के लिए, आयरन अगर कमी है तो उसके लिए, तो बहुत सारे ये प्रोडक्ट्स हैं जो भी अगर चाहें, अगर हमारे किसान भाई ये चला सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, तो हमारे अनुसंधान की वेबसाइट पर अगर जाएं तो वो वहां सब देख सकते हैं कि कितने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और उनको ट्राई भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने तो एक हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जैव उर्वरकों का खजाना आज किसान भाइयों के सामने खोल दिया है कि कहीं हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ में मुख्य पोषक तत्व सभी जैव उर्वरक के रूप में जब आज उपलब्ध हैं तो क्यों ना हमें इनकी ओर कदम बढ़ाना चाहिए। और हमारे तो देश की सरकार, देश के वैज्ञानिक और सब यही चाहते हैं कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, वो खेत खलियानों के साथ खिलखिलाती रहे, स्वस्थ रहे और स्वच्छ गुणवत्ता हमारे पदार्थ की रहे। निश्चित रूप से जैव उर्वरक इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब एक चीज आपने कही कि इसके लिए सॉइल टेस्ट जो है वो करा सकते हैं हमारे किसान में। तो अगर एक मिट्टी के अंदर, एक सॉइल के अंदर जो एरिया जरूर कराया है तो उसमें कई चीजों की कमी भी आ सकती है जी। तो इसमें क्या ग्रुप ऑफ जैव उर्वरक होता है या फिर किस तरीके से इसके इस्तेमाल के लिए बताया जाता है? देखिए, ग्रुप भी हो सकता है इसमें। कोई जैव उर्वरक में सबसे अच्छी बात ये भी है कि एक दूसरे को काटते नहीं है। इनमें ऐसा नहीं होगा कि आपने ग्रुप में डाल दिया तो कोई एक ही पनपेगा, दूसरे को नहीं होने देगा, तो वो अपना काम बखूबी करेंगे। जैसे कि ऐसे अब जैव उर्वरक हमारे पास एक पूसा संपूर्ण भी है जिसमें NPK तीनों है। अगर कोई ऐसी मिट्टी है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों की कमी है तो वो आप NPK वाला पूसा संपूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक सिंगल उसकी कमी है जिसमें आपको नाइट्रोजन भरपूर है पहले से लेकिन सिर्फ पोटाश की कमी है या सिर्फ फास्फोरस की कमी है तो अलग अलग भी हैं। तो विकल्प बहुत सारे हैं। ये सब डिपेंड करेगा हमारे सॉइल टेस्टिंग के बाद कि उस सॉइल में, उस मृदा में किस चीज की जरूरत है। जी बिल्कुल। और अगर फसल अभी फिलहाल खेत में खड़ी है तो उसके बाद भी क्या जैव उर्वरक कहीं उसमें हेल्प करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। रबी की फसलें जो अभी अब लगने वाली हैं तो इसमें शुरुआत में ही बहुत सारे तरीके हैं जैव उर्वरक को डालने के। कुछ होते हैं हम शुरुआत में करेंगे तो वो सबसे अच्छा विकल्प, मतलब सबसे अच्छा रिजल्ट शो करेंगे। तो शुरुआत में ही 3 तरीके से हम डाल सकते हैं। एक होता है मृदा उपचार के पहले, बुआई करने से पहले उस मृदा का आप उपचार कर दीजिए जैव उर्वरक से, जिस चीज का भी मतलब जो जरूरत है उसके हिसाब से। उसके बाद है बीज उपचार के, बीजों पे हम एक परत बना देते हैं जैव उर्वरक की और सुखाने के बाद जब उस बीज को बोया जाता है तो वो सूक्ष्म जीव जो भी हमने जैव उर्वरक डाला है वो उस बीज के साथ काम करेगा और उसको पनपने में उतनी ही मदद करेगा और उस पोषक तत्व को देने में भी उतनी ही सहायता करेगा। और तीसरा है जो कि हम स्पेशली चावल के केस में यूज करते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें जड़ों का उपचार करते हैं। और कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं, सब्जियों की फसलें भी जिनमें जड़ हम बोते हैं, तो उस केस में आप जड़ों का उपचार कर सकते हो कि ट्रांसप्लांटिंग से पहले उस जड़ को हम उस पानी के जैव उर्वरक के घोल में डुबा कर रखें 3 से 4 घंटे, और उसके बाद जब हम उसको लगाएंगे तो वो भी बहुत अच्छे से उसी तरीके से काम करेगा। तो जैव उर्वरक अप्लाई करने के 3 महत्वपूर्ण ये तरीके हैं। जी डॉक्टर साहिबा लगातार बता रही हैं और साथियों आपके भी फ़ोन आना शुरू हो चुके हैं, तो ले लेते हैं एक कॉल हम और जानते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं, हमारे कॉलर है, क्या वो जानना चाहते हैं। बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे लेकिन फ़िलहाल अभी वो
फिलहाल इस समय लाइन पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन जैसे ही कॉल आएगा ज़रूर उनसे हम संपर्क साधेंगे। और डॉक्टर साहिबा, जैसे कि आपने बताया कि सॉइल टेस्ट जो है हमारे किसान मित्रों को ज़रूर करा लेना चाहिए, ताकि उन्हें पता चल जाए हमें जी कि किस चीज़ की अभी कमी उनकी मिट्टी में हो रही है और किस चीज़ की ज़रूरत उनको है, ताकि वो वही जैव उर्वरक जो है उसको वो ले सके। कोशिश करते हैं हमारे जो श्रोता हैं जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ, प्रकाश। ये जी। पूसा मेला कब लगेगा? हाँ जी, पूसा मेला सर मैं बताती हूँ आपको, ये हमारे यहाँ फरवरी के आखिरी जो 10 दिन होते हैं या तो उसमें लगेगा या मार्च के पहले 10 दिनों में लगेगा। तो अभी डेट इस बार की फिक्स नहीं हुई है, लेकिन टाइम यही रहेगा कि 21 फरवरी से लेके 4-5 मार्च के बीच में ये मेला जरूर लगेगा। 3 दिन का ये मेला होता है और इसमें हर चीज मतलब आपको बताई जाती है, बहुत बड़े स्तर पे होता है कृषि मंत्रालय की तरफ से, तो आप इसमें जरूर आइएगा। जी, हमारे बहुत सारे श्रोता हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बिल्कुल जुड़े हुए रहते हैं कार्यक्रम किसान की बात से, और इसके माध्यम से उन तक जानकारी पहुंचती रहती है समय समय पर कि कब पूसा में कौन सा इवेंट, कौन सी चीज जो है होने वाली, जैसे कि पूसा मेला भी। एक और साथी जुड़े, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी नमस्कार सर, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? ग्राम कटारिया, खीरी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैं, राम नरेश। जी राम नरेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। प्लीज अपना प्रश्न कीजिए। जैसे आप उर्वरक की कमी की बात कर रहे हैं, हमारी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है ये तो हमें समझ में आ रहा है, परंतु जो मिट्टी की जांच होती है, जो हम जांच करवाते हैं मिट्टी की, उससे हमें पता चलता है कि पोषक तत्व, क्या मिट्टी की जांच कराने से वास्तव में ये हमें रिजल्ट नजर आता है कि हम जिस खेत में या जिस मिट्टी में खेती कर रहे हैं उसमें पोटाश की ज्यादा कमी है या नाइट्रोजन की ज्यादा कमी है, या हमें किस खाद की बहुत कमी है? जैसे मान लो कि उदाहरण के तौर पर जी हम 2 या 3 बैग 4 बैग यूरिया से लगाते हैं। जी बिल्कुल राम नरेश जी, आपका प्रश्न, जी बिल्कुल आपका प्रश्न समझ गए हैं, और अभी इसका जवाब हम बैठे हैं डॉक्टर सीमा सांगवान जी देंगे कि निश्चित रूप से जो आप मिट्टी की जांच कराते हैं तो उससे पता लगता है। जी हाँ राम नरेश जी, मैं बताऊंगी आपको कि सॉइल टेस्टिंग जो कहीं से भी आप कराएंगे, देश भर में सॉइल टेस्टिंग लैब्स खुली हुई हैं। आपके यहाँ आसपास सबसे ज्यादा करीबी जो केवीके है, आप वहां जाके संपर्क कर सकते हो, और जब आप सॉइल की अपनी जांच कराएंगे तो उस हिसाब से आपको सब कुछ पता चलेगा, कार्बन, नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस, उसका पीएच कितना है और उसमें मॉइस्चर की कितनी, मतलब क्या मॉइस्चर है, तो उससे आप बहुत अच्छे से अंदाजा, बहुत डिटेल में वो रिपोर्ट बनाई जाती है और उसके हिसाब से आप बहुत आसानी से ये तय कर सकते हो। उसमें कोई भी टेक्निकल ऐसा नहीं है कि आपको किसी से पूछना पड़ेगा, आप खुद समझ सकते हो कि उसमें किस चीज की कमी है, क्योंकि उसमें हर फैक्टर को अलग अलग से बताया जाएगा। बिल्कुल। और अभी और हमारे साथी हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। जी, मेरा नाम तो मंजूर है, पलासपुर जिले नई दिल्ली से बोल रहे हैं सर। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं सर? हमको एक जानकारी है, जैसे अब तो हम लोग जीवन दिल्ली में बिता ही दिए हैं, बाकी का जीवन बचा किसानी करना है जी। तो हमारे घर के पास ही पूसा फार्म है समस्तीपुर। जी तो हम वहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं, जैसे हमको बकरी पालन करना है, मुर्गा पालन करना है, मछली पालन करना है, ट्रेनिंग का है व्यवस्था वहाँ? जी, ट्रेनिंग का व्यवस्था सर आपका समस्तीपुर बिहार में, बिहार से है ना, तो वहाँ आप जरूर बहुत अच्छे से आप उसमें जाइए। और अगर क्या होता है ना, हर संस्थान में एक स्पेशलाइजेशन यूनिट है सब चीजों का, अगर वहाँ बकरी पालन और इसका होगा तो आपको जरूर वो ट्रेनिंग दिया जाएगा, क्योंकि हर संस्थान में हर टाइम टू टाइम मतलब किसानों के लिए ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। तो आपको जाके पूछना पड़ेगा एक बार कि आपको कौन सी ट्रेनिंग चाहिए, और आपको जरूर वहां से वो जानकारी मिलेगी और आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अपने नज़दीकी जो भी वहाँ पे राज्य के वो है वहाँ पर आप पहुँचे, जो भी संस्थान है जुड़े हुए कृषि से, और वहाँ पे ज़रूर आपको कोई ना कोई जवाब मिलेगा। बिल्कुल आरती, और समय समय पे भाई कृषि मेले लगते हैं, कृषि प्रदर्शनियां होती हैं, और जो किसानों के बीच में जाकर भी अब तो सरकार ने कितना कुछ किया है कि हमारे देश के जो वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं, सीधा सीधा संवाद किसानों के साथ चल रहा है। तो ऐसे में हम जान सकते हैं कि कहाँ प्रशिक्षण ले सकते हैं। अभी एक हमारे साथी हैं जो बात करना चाहते हैं, भाई जानते हैं कि क्या प्रश्न है इनका। हेलो जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जी, आपकी आवाज़ सर थोड़ा सा और आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, कैसे कि पास में कीजिए, थोड़ा सा क्लियर नेटवर्क पे आइए। जी बहुत धीरे आ रही है, एक बार फिर से ट्राई करें। मैं जैसे पूछना चाहता हूँ, जैसे गेहूं की बुआई करते हैं जी तो हमारे किसान भाई जैसे यूरिया डाल देते हैं, जी जी है तो हम जैसे खाद डालते हैं जी और
अच्छा होता है। जी, तो ये किसान भाई ऐसा काम क्यों करते हैं जो ये यूरिया डालते हैं ज्यादा? बिल्कुल इसी विषय पर बात चल रही है जो आप कह रहे हैं। बहुत प्रगतिशील किसान होते हैं जो कार्यक्रम में शामिल होते हैं कि भाई ये भी यही कह रहे हैं कि रासायनिक खादों का प्रयोग हमारे किसान भाई बहन क्यों करते हैं, जब देश के वैज्ञानिक बता रहे हैं। कार्यक्रम किसान की बात के माध्यम से बातचीत हो रही है और यही बात चल रही है डॉक्टर सीमा सांगवान के साथ, और आपके ही जो बातचीत चल रही थी इसी में प्रश्न जोड़ देते हैं कि हम जैव उर्वरक का प्रयोग क्यों करें और रासायनिक का क्यों ना करें। इस पे जरूर आप बात बताइए। जी हाँ, मैं जरूर बताऊंगी। आप समझ सकते हैं कि जब हरित क्रांति हमारे देश में आई थी ना, तो हरित क्रांति आने का सबसे बड़ा जो विकल्प था उसमें यही निकला था कि ज्यादा से ज्यादा हमें उत्पादन बढ़ाना था एकदम से, क्योंकि भूखमरी की हालत हो गई थी भारत में। तो वो करने के लिए हमने रासायनिक खादें डालना शुरू किया, क्योंकि हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति बहुत कमजोर थी। तो धीरे धीरे वो खादें डाली और उसकी वजह से उत्पादन शक्ति बहुत अच्छे से बढ़ी। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ क्या हुआ कि हमारे किसान भाई जो बहुत कुछ अच्छे से नहीं जानते हैं, गांव में रहते हैं, अवेयरनेस इतना नहीं था, तो उन्होंने बिना देखे समझे वो इतना डालना शुरू कर दिया जिसकी जरूरत ही नहीं थी। तो जहां जरूरत 10 किलो की है यूरिया डालने की या 5 किलो की है, वहां पे वो देखा देखी 50-50 किलो यूरिया डाल रहे थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो मिट्टी में भी रिसने लगा, नीचे जाने लगा, उससे वाटर टेबल भी खराब हुआ, और उसकी वजह से जितना वो पानी में बहकर, जब बारिश आती है तो वो बहकर पानी में भी जाता है, जिसको हमारे पशु ग्रहण करते हैं उस पानी को, और इसी तरीके से वो उस क्रॉप में भी जो फसल उगाई जाती है उसके दाने में भी वो पहुंचता है, जो फाइनली हम खाते हैं। इसकी वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़पेपर में, अखबारों में बहुत सारी ये आती हैं कि कैंसर के केसेस बहुत बढ़ गए, स्पेशली गांव वगैरह में, क्योंकि ये समझ ही नहीं आ रहा था सबको, किसी को, कि रासायनिक खाद इतना इस्तेमाल करने, ओवर करने से क्या नुकसान हो रहा है। तो इसी वजह से इसका विकल्प ढूंढना बहुत जरूरी था। यही विकल्प निकला, कुछ ऐसा मतलब ट्राई किया जाए या कुछ ऐसा ढूंढा जाए, कुछ ऐसा शोध किया जाए जो प्राकृतिक हो और जिससे ये नुकसान ना हो, ना पर्यावरण का नुकसान हो और ना ही फसल का नुकसान हो, और जो हम खा रहे हो वो बिल्कुल स्वस्थ हो और ना हमारी मिट्टी खराब हो। तो इसी वजह से रासायनिक से हट के धीरे धीरे हम आने लगे जैव उर्वरक पे। इसी पे शोध बहुत होने लगा, और आज की तारीख में मैं कहूं तो हमारे दिल्ली के आसपास, और जैसे हम हमारे यहाँ पूरे भारत से किसान भाई होते हैं जो कांटेक्ट करते हैं, जो ये सब मंगाते भी हैं, जैव उर्वरक बाय पोस्ट भेजा जाता है हमारे यहाँ से। तो सबका इतना ज्ञानवर्धक सब हो चुके हैं, इतना ज्ञान ले चुके हैं कि सबको पता है कि रासायनिक से कितना नुकसान है और जैव उर्वरक इस्तेमाल करने से कितना फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। और अब तो जो खरीफ की सबसे महत्वपूर्ण फसल हम कहें कि गेहूं की बिजाई चल रही है, कुछ लोगों ने बो दिया है, कुछ लगे हुए हैं तैयारी में, पछेती गेहूं की फसल भी बोते हैं, सब लंबा समय रहेगा गेहूं की बिजाई में। तो यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है ये प्रश्न आपसे पूछना कि हम किस जैव उर्वरक का प्रयोग इस फसल में कर सकते हैं ताकि अच्छा लाभ हमारे किसान भाइयों को मिले। जी हाँ, ये अब रबी का सीजन शुरू हो रहा है और इसमें सब जगह गेहूं जैसे लगाया जाएगा, हमारे जो सबसे ज्यादा किया जाता है, बोया जाता है पूरे भारत में। तो इस टाइम पे क्या है कि वैसे तो डिपेंड वही करता है फाइनली कि आपकी सॉइल कैसी है और उसकी उर्वरा शक्ति कैसी है। अगर टेस्ट कराया होगा तो अच्छे से समझ आएगा। और कुछ में ऐसा होता है कि अगर नाइट्रोजन की कुछ प्रॉब्लम है, नाइट्रोजन की कमी है, तो आपके पास एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन कुछ ऐसे जैव उर्वरक भी हैं जो जनरल उसमें ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, जैसे कि माइकोराइजा है। माइकोराइजा एक ऐसी तरह की फफूंदी है जो जड़ों के साथ अपना काम करती है, जड़ों में विकसित होती है और इस तरह का जाल बनाती है कि अगर कई बार क्या होता है ना, मिट्टी में उर्वरक सारे हैं, पोषक तत्व सारे हैं, लेकिन पौधा नहीं ले पाता क्योंकि जड़ छोटी है और वो उस जगह पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो ये माइकोराइजा जैसे ऐसे जैव उर्वरक डालने की वजह से इतना बड़ा जाल बन जाता है उस जड़ का कि वो बहुत दूर दूर से भी पोषक तत्व सारे आसानी से उस पौधे तक पहुंचाते हैं और वो जो होगा वो सब उस फसल में दिखाई देगा, उसका फायदा उस फसल में दिखाई देगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं। अगर पोटाश की कमी है तो पोटाश सोल्युबलाइजर है, फॉस्फोरस की कमी है, फॉस्फोरस सोल्युबलाइजर है। और माइकोराइजा तो एक ऐसा है कि जिसको जो बहुत नॉन स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक नहीं है कि आपको इस फसल में ही डालना होगा। जैसे कि राइजोबियम है, राइजोबियम फिर भी ये होता है कि उड़द के लिए अलग है, मूंग के लिए अलग है और वो सिर्फ दलहनी फसलों में डलेगा। लेकिन ये जो और जितने जैव उर्वरक हैं और माइकोराइजा वगैरह है तो ये किसी भी फसल में डाले जा सकते हैं, 2-4 को छोड़ के, और ये सब में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। जी जी। और डॉक्टर साहिबा, बहुत जानकारी हमारे किसानों तक, हमारे लिसनर तक पहुंच रही है। एक और कॉलर जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो आरती जी, धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। जितनी अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं इस विषय में, तो बहुत टेक्निकल बातें आपने बताई। हाँ जी। रसायन कितना हमारे लिए हानिकारक है।
अब हम लोग दिल्ली में रहते हैं, किचन गार्डन इस्तेमाल करते हैं, हाँ अब जी। देखते हैं कि हमारे हम गोबर की सड़ी गली खाद भी हम इस्तेमाल करते हैं और 19 का NPK भी इस्तेमाल करते हैं। अभी आपने बताया आप इसकी जगह संपूर्ण उर्वरक इस्तेमाल कीजिए, तो हाँ जी। ये कहाँ मिल पाएगा, कितने किलो की वो मिलता है? और आपसे अगर संपर्क करें पूसा इंस्टीट्यूट में, तो आपका कहाँ पे ये है कि जहाँ आपसे ये हम लेके आए और ज्यादा जानकारी मिले? जी हाँ, क्योंकि गमलों में मिट्टी होती है, तो हम लोग तो किचन गार्डन में इतना तो नहीं टेस्ट करा पाएंगे। हाँ हाँ हाँ। तो इसके लिए आप हमें किचन गार्डन वाले लोगों के लिए बताइए, क्योंकि काफी अधिक संख्या में किचन गार्डन जी। इस्तेमाल जी धर्मवीर जी। फूलों के लिए करते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद धर्मवीर। हाँ हाँ, मैं आपको समझाती हूँ सर। जैसे किचन गार्डन होता है ना, वैसे ही आपके घर का जितना भी कचरा होगा उसका सूखा और गीला करके आप अलग अलग करते होंगे और उसमें डिकम्पोज करते होंगे उसको, ताकि कंपोस्ट की खाद बन जाए। उसमें अगर सड़ाएंगे उसको, एक तरीका है, कहीं से भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। और ड्रम में जैसे इकट्ठा करके उसको गला सकते हैं, सड़ा सकते हैं और उसको आप खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, ये सब इस्तेमाल होते हैं। और अगर इससे जुड़ी और जानकारी लेनी है तो आप दिल्ली में पूसा संस्थान में अगर आएंगे और वहां सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग में अगर आगे संपर्क करेंगे तो आपको ये सब डिटेल दिया जाएगा। और वहीं पे हमारा सेल काउंटर भी है। अगर आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि आपको किस चीज की जरूरत है, तो वहां से वो प्रोडक्ट आप सारे ले सकते हैं। साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात और बहुत सारी बातें चल रही कि किस तरह से फसलों के लिए जो है जैव उर्वरक कौन से उपयुक्त है, कौन से जैव कीटनाशक, इस पे भी बात होगी आपसे। और सीमा सांगवान, डॉक्टर सीमा सांगवान आपको इन सभी बातों का जवाब दे रही हैं, जानकारी पहुंचा रही हैं। आपसे मिलते हैं बस कुछ ही क्षणों में। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। साथ ही एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। और आज बात चल रही है फसलों के लिए उपयुक्त जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक, इसका किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी जो फसल है वो दोगुनी तरक्की कर सके। ठीक है, और डॉक्टर सीमा सांगवान आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो बहुत सारी जानकारी इस विषय पर आज हम तक पहुंचा रही है। डॉक्टर साहब, जैव कीटनाशक पर भी हम आना चाहेंगे, लेकिन कुछ बातें रह गई कि जैव उर्वरक के बारे में थोड़ी और जान ली जाए। तो इसका जो महत्व है, ताकि हमारे किसान मित्र जो और भी ज़्यादा प्रेरित हों इनका इस्तेमाल करने के लिए, तो कितना महत्व इसका और है, इसको थोड़ा और विस्तार से जानना चाहेंगे। साथ ही इसके लाभ भी क्या क्या है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। जी हाँ, पहले मैं बात करती हूँ महत्व पे। तो जैव उर्वरक जो है वो मिट्टी की बनावट और पौधे की उपज में सीधा सुधार करते हैं, और ये रोग पैदा करने वाले जो दूसरे जीवाणु हैं उनको भी पैदा नहीं होने देते हैं, उनको मारने में भी बहुत हेल्प करते हैं कि वो पनप ही ना पाएं। और ये वातावरण के, जो पर्यावरण की बात करें तो उनके अनुकूल
अनुकूल हैं और लागत प्रभावी हैं कि जितनी इन पे लागत है, लागत भी इस रासायनिक के कंपैरिजन में जब आप समझेंगे तो ये बहुत कम लागत है इनके साथ, और ये प्रभावी भी हैं। और उसके अलावा हम सोचें तो जैव उर्वरक पर्यावरण को प्रदूषकों से बचाते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक हैं, इनका रसायन से कोई लेना देना नहीं है, टोटली प्राकृतिक है। तो ना तो हमारा पर्यावरण खराब होगा, ना हमारी मिट्टी खराब होगी, और ना ही हमारी सेहत खराब होगी। तो ये सब तो इसके महत्व की बात होगी। और अगर हम लाभ की बात करें तो लाभ तो वैसे तो आप समझेंगे इसका, जब इसकी बात की जाती है कि प्राकृतिक है, वहीं से इसके लाभ शुरू हो जाते हैं और किस तरह से पोषक तत्व देते हैं। बाकी हम दोबारा से बता सकते हैं कि ये जैव उर्वरक प्राकृतिक एक विकल्प है जो सभी तरह का मतलब पोषक तत्व है वो पौधों को देंगे और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएंगे और उत्पादन हमारा अच्छा होगा। और इसके अलावा सोचें तो जो और सूक्ष्म जीव हैं जो कि उत्पादन शक्ति में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, उनको भी पनपने में, फर्दर पनपने में बहुत हेल्प करते हैं। और पानी प्रदूषित ना करने नहीं होगा क्योंकि सब प्राकृतिक है, ना हमारी हवा खराब होगी क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है कि जो जैसे यूरिया है उड़ता है या वाष्पीकरण से ऊपर चला जाता है, तो वो सब नहीं होगा। तो ये सब इसी से जुड़े हुए लाभ हैं जो प्रकृति की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं वेस्ट चीजों का एक अच्छा उपयोग है। बिल्कुल जो वेस्ट आप यहाँ कूड़े के ढेर हम इकट्ठे करते हैं, अगर उसी का इस्तेमाल हम एक अच्छी खाद बनाने में करें तो सोचिए कि हमें ना तो वो खाद खरीदनी पड़ेगी, और हमारे जो अंदर घर में पौधे हैं, किचन गार्डनिंग जो लोग करते हैं, तो उनको सबसे बड़ा फायदा ही ये होता है कि उन्हीं के घर का कूड़ा, जो कि कूड़ा समझ के बाहर फेंका जाता था जिसमें बदबू होती थी और वो मक्खियों का, मच्छरों का घर बन जाता था, उसी को इस्तेमाल करके आप तरीके से खाद बना सकते हैं और वहीं की सब्जियों में और वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये निश्चित रूप से लाभ ही लाभ हैं इसमें, प्रकृति को भी, मानव को भी, मृदा को भी। अब जब बात आती है जैव कीटनाशक की, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं जैव उर्वरक के विषय में, लेकिन ऐसी भी कोई फसल नहीं है, ऐसा भी कोई नहीं है कि भाई कभी उसमें बीमारियां नहीं आएंगी या कीट नहीं आएंगे, तो किसान भाइयों को उनसे भी सुरक्षा प्रदान फसलों को करनी है। तो कौन से ऐसे जैव कीटनाशक हैं जिनका प्रयोग वो रासायनिक कीटनाशकों के बदले कर सकते हैं? हाँ, कुछ जैव कीटनाशक हैं। वैसे तो देखिए ऐसा कहा जाता है और बहुत सारे हमारे रिजल्ट जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें भी ये आता है कि जो जैव उर्वरक हम इस्तेमाल करते हैं वो अल्टीमेटली पैथोजन कोई होगा, कोई ऐसे कीट जो ऐसा होगा जो बीमारी कर रहा होगा, तो उसको वो अपने आप ही कम पनपने देंगे क्योंकि इनका प्रभाव बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक उससे बात करें तो ट्राइकोडर्मा का नाम हमारे किसान भाइयों ने जरूर सुना होगा। ट्राइकोडर्मा को वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक अच्छा कीटनाशक है और जैविक कीटनाशक है। ऐसे ही माइकोराइजा के बारे में जो मैं बता रही थी, वो भी एक ऐसा बायोफर्टिलाइजर है जिसके मल्टीपल इफेक्ट है, मतलब सिर्फ एक अच्छा प्रभाव नहीं, उसके मल्टीपल इफेक्ट है। उस मल्टीपल में एक प्रभाव यही आता है कि जब आप उसको लगाएंगे और वो जड़ से शुरू होता है उसका काम, वो जड़ ही इतनी, नींव ही उसकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, इतनी प्रभावित मतलब इतनी अच्छी बेहतर बन जाएगी कि वो ऊपर मतलब कोई भी कीट होगा तो उसको पनपने नहीं देगा। जी, तो कोई कीट नहीं पनप सकता और जैव उर्वरक के बहुत सारे फायदे डॉक्टर सीमा सांगवान जी ने बता दिए। उम्मीद है हमारे सभी साथियों ने इसको सुना और बहुत अच्छे से समझ भी लिया है। आगे से इस्तेमाल यही करना है क्यों अमित जी। और डॉक्टर सीमा सांगवान जी, आपने बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी साथियों, अभी हमने सुना डॉक्टर सीमा सांगवान को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक इसको भी हम अपनी जब फसल में लेकर आते हैं तो कितनी खूबसूरती के साथ अपनी फसल को 2 गुना 4 गुना बढ़ाकर एक स्वस्थ फसल तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है इस कार्यक्रम से आपने पूरा लाभ उठाया होगा और आगे भी उठाएंगे। फिलहाल के लिए कार्यक्रम किसान की बात से मैं आरती और अमित लेते हैं अनुमति। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।